आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली बेस करती है 2 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। जब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर तो तब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। फर्स्ट वन says that the solution of a problem lies in the optimal solution of a problem lies in the optimal solution of the sub problem. This is optimal substructure property. अगर आपने किसी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो एक्चुअली उसकी सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सब सॉल्यूशंस के अंदर एग्जिस्ट करे। तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सब सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करते तो आप कभी भी मेन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो देयर शुड एग्जिस्ट अ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। जहां समझना है क्वेश्चन कर लीजिएगा। एंड द सेकंड वन सेज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, दैट द सब प्रॉब्लम रिपीट्स कॉमन सब प्रॉब्लम। सो फॉर दिस rather than recalculating a sub problem or rather than refinding a solution, a sub solution to a sub problem, we actually reuse the sub solution. तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो डायनामिक प्रोग्रामिंग जब जिन प्रॉब्लम में एग्जिस्ट करेंगी वहां पे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे। So optimal substructure property, a problem exhibits optimal substructure if an optimal solution to a problem contains within it optimal solution to the sub problem। जो भी हम डिस्कस करके आए हैं, किसी भी प्रॉब्लम का आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक आप उसकी सब प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते। एंड द सेकंड वन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स सेज दैट two ways of solving the same problem. One is the top down approach जो कि normally हम divide and conquer के अंदर यूज करते हैं, या हाँ जी डिवाइड एंड कंकर ही कहना चाहिए, डिवाइड एंड कंकर के अंदर यूज करते हैं। दिस बीइंग बेस्ड ऑन रिकर्जन रिकर्सिवली सॉल्विंग द लार्ज प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन। आप लोगों ने डिवाइड एंड कंकर के अप्रोच लेक्चर पढ़ा है? छोटा सा कोई सर ने करवाया आपको? यस सर। ओके। सो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो फॉर डिवाइड एंड कंकर अप्रोचेस यूज होती है और बॉटम अप जो है वो फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज होती है। So this being based on dynamic programming, starting with the smallest subproblem, solving them and using their solutions to find the solutions of the main problem. So top down में आप problem को पहले divide करते आते हैं into smaller problems until they are at their base level। फिर आप उन सब problems का solution find करते जाते हैं वापस ऊपर की तरफ जब तक आपको अपनी main problem का solution नहीं मिल जाता। On the other hand, in case of dynamic programming which is based on bottom up approach, we actually start from the base। so हम अपनी main problem की जो base है उससे start लेते हैं और वहां से solve करते हुए ऊपर की तरफ आते हैं to find the solution of the main problem। Okay, there is a variation with the top down variation। चूंकि reuse नहीं करता solutions को, bottom up reuse करता है solution को, तो टॉप डाउन के लिए एक वेरिएशन प्रपोज की गई है जो कि जिसमें हम रीयूज कर सकें ऑलरेडी कैलकुलेटेड सब सॉल्यूशंस को। सो अ वेरिएशन ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग और ये टॉप डाउन भी है। इसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मीन मेमोराइज द नेचुरल बट इनएफिशिएंट रिकर्सिव एल्गोरिथम मेंटेन्स एन एंट्री इन द टेबल फॉर द सॉल्यूशन टू ईच सब प्रॉब्लम। जो सब प्रॉब्लम आप को एनकाउंटर हुई है ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, उस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप टेबल में एक टेबल में स्टोर करते जाएंगे। और जब आपको एक नई सब प्रॉब्लम मिलेगी रादर देन स्टार्टिंग टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब प्रॉब्लम, सबसे पहले आप उस टेबल में चेक करेंगे कि क्या वहां पे उसका ऑलरेडी कोई सब सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर करता है तो आप डायरेक्टली वहां से उठा के उस प्रॉब्लम का सब सॉल्यूशन यूज कर लेंगे। अगर उसकी एंट्री टेबल में नहीं है तब आप उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। सो इट्स रिलेटिवली efficient while maintaining the top down strategy। जी इसमें क्वेश्चन किसी का?
So a special character stored at each empty solution space. When the subproblem is first encountered, its solution is computed and stored. Each subsequent time the subproblem is encountered, its solution is looked up rather than calculating. So जब भी आपको एक सब प्रॉब्लम मिलेगी, सबसे पहले जो आपका टेबल है, जो पहली लाइन आपको बता रही है वो एम्प्टी होगा. देन आपको जब भी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम पहली दफा मिलेगी, आप उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करने के बाद उसको स्टोर कर देंगे टेबल के अंदर. उसके बाद फर्दर ऑन जब भी आपको वो सब प्रॉब्लम मिलेगी, rather than calculating the solution to that सब प्रॉब्लम, आप सबसे पहले उसको टेबल में लुकअप करेंगे. अगर वहां उसका सॉल्यूशन मिल गया तो डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट करेंगे. टाइम टू सर्च द सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन. जी कितना होगा एक सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन को ढूंढने का टाइम टेबल के अंदर? जी वसीम सजाद, कितना होगा टाइम एक टेबल के अंदर सर्च करने का? सो गए लगता है. मरियम शकूर, जी दोबारा बताएं. ON से फास्ट हो सकता है? जी वसीम बताएं, फास्टेस्ट टाइम कितना लगेगा हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए? वसीम सजाद, मुदस्सिर, कितना टाइम लगेगा? ये लगता है सारे सिस्टम ऑन करके गायब हो गए. जी वलीद, कितना टाइम लगेगा? सर क्वेश्चन क्या था? मैं सर अभी ज्वाइन किया. मेरा ये है कि अगर हमने एक टेबल में से सर्चिंग करनी हो तो कितने टाइम में हम कोई वैल्यूज में से सर्च कर सकते हैं? O of n. O of n. इससे तेज कोई टेक्निक? इससे तेज सर इस अगर हम हैशिंग यूज करें फिर कितना टाइम लगेगा? हैशिंग भी तो कर सकते हैं. सर फिर नहीं सर, आई डोंट नो. अगर हम हैशिंग यूज करें, वन लगेगा एक कांस्टेंट टाइम? जी डेफिनेटली कांस्टेंट टाइम लगेगा ऑन एवरेज. ठीक है, वर्स्ट केस तो ज्यादा हो सकता है बट ऑन एवरेजली कांस्टेंट टाइम में हम इसको फाइंड कर सकेंगे. सो जब भी आप सोचा करें, थोड़ा सा एफिशिएंट वे को सोचा करें कि कम से कम वे में हम इसको कैसे डील कर, कम से कम टाइम में हम इसको कैसे डील कर सकते हैं. So this approach presupposes that the set of all possible subproblem parameters is known and the relation between table position and subproblem is established. Another approach is again another approach is to memorize by using hashing with the subproblem parameters as keys. So अगर आप hashing use करें तो on averagely आप इसको order of 1 के अंदर deal कर सकते हैं. Now this is an example of longest common subsequence. longest common subsequence के अंदर हमने एम ये है कि हमें 2 स्ट्रिंग्स गिवन है और हमने ये फाइंड करना है इनके दरमियान इनका सब पार्ट, लॉन्गेस्ट कॉमन सब पार्ट, मीटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब पार्ट जो है वो कितनी लेंथ का है. So we are given with the 2 strings. एक x string है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो x1 to xm है और एक y string है हमारे पास, y उसने मेंशन नहीं किया, y string है उसके एलिमेंट जो हैं वो y1 से लेके yn तक हैं. इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान x और y जो है इनके दरमियान जो
हमारे पास जो कॉमन इनके एलिमेंट्स निकलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस जो निकलेगा, उसको यहाँ पे हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और z के लिए इंडेक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो z1 to zk यूज कर रहे हैं। सो x के लिए x की मैक्सिमम लेंथ x m तक होगी, y की मैक्सिमम लेंथ n तक होगी, और z जो है उसको जिस इंडेक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो k है यहाँ पे। सो और ये जो हमारे पास सीक्वेंस निकलेगी, दिस इज डेफिनेटली अ सब सीक्वेंस ऑफ x एंड y if z1 is xi1, z2 is xi2 up till zk equal to xik. So यहाँ पे कहने का मकसद ये है, समझाने का पर्पस ये है, समझाने का पर्पस ये है यहाँ पे बच्चों के जो x है आपका, समझाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे जो x आपके पास, सॉरी जो z बनेगा वो x के अंदर ही से उसका एक सब पार्ट होगा। सो उसके जो एलिमेंट्स हैं z के वो इक्वलेंट टू x के एलिमेंट्स होंगे अप टिल के इंडेक्स और सम। जी को यहाँ तक समझ आ रही है बात की या डी ट्रैक हो रहे हैं? सर ये जी वाली बात अगेन रिपीट कर दी। ओके देखो दो हमने लेट्स सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग है x जिसके एलिमेंट x1 to xm हैं, इसी में से एक इसका सब पार्ट होगा जो कि x1 to xk भी होगा और आगे वो कंटिन्यू करके xm तक जाएगा। कहने का पर्पस ये है कि z अगर इसका एक सब सीक्वेंस है x का, तो इसका मतलब ये होगा कि z के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट होंगे x के एलिमेंट्स। z अगर सब पार्ट है, ये सब सीक्वेंस है x का, तो z1 जो है वो डेफिनेटली x के अंदर भी सम xi1 से रिप्रेजेंट हो रहा होगा या x1 से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। z2 जो है वो px के अंदर किसी एलिमेंट से इंडेक्स से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, z3 भी किसी इंडेक्स से अप टिल zk। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये कहीं ना कहीं x के किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट होंगे फॉर द गिवन सीक्वेंस x, अगर z x का सब सीक्वेंस है। अब बात समझ आई या अभी भी नहीं आई? जी सर। ओके सो फॉर द गिवन सीक्वेंसेस x एंड y दो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं जिनका आपने कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करना है, उसे हम z का नाम दे रहे हैं। So we are given two sequences x and y and z is a common subsequence. So if z is a subsequence to both x and y, if z is longest common subsequence of both x and y, then it is the, अगर आप उसका एक subsequence लेंगे तो हम उसे कोई भी एक subsequence ले लेंगे, दोनों में से कुछ एलिमेंट्स कॉमन ले लेंगे तो हम उसे कहेंगे ये subsequence है x और y का। अगर वो सबसे लेंथीएस्ट सब सीक्वेंस है तो हम उसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस करेंगे। लेंथीएस्ट वो होगा जिससे बड़ा कोई एग्जिस्ट नहीं करता होगा दोनों के दरमियान कॉमन स्ट्रिंग, तो हम उसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का नाम देंगे। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, जाग रहे हैं सारे, सो रहे हैं? जी सर जाग रही हूँ। जवाब तो दिया करें सारे लोग। सारी बंदा पहचान ही नहीं जाता, मतलब यार ये सर सर वो क्लास में जी एक मिनट बच्चों और जी।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स गिवन है, वन इज एक्स जो कि ए जी सी जी टी ए जी पे कंप्राइज करती है, और दूसरी आपके पास सीक्वेंस या स्ट्रिंग जो है वो वाई है जो कि डी जी टी सी ए जी पे कंप्राइज करती है। सो हमने अभी कहा था कि एक्स की लेंथ को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, x1 टू xm, और y की लेंथ को हम जनरली y1 टू yn रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम m को देखें तो m अगर x के हिसाब से देखें तो m यहाँ पे हमारे पास 7 बनेगा क्योंकि उसकी लेंथ 7 है, और y को देखेंगे तो y के केस में n जो है हमारे पास यहाँ पे 5 बनेगा, y1 टू y5। सो अ कॉमन सब सीक्वेंस जो है इसमें बन सकती है वो GCA भी हो सकती है, दोनों की कॉमन सीक्वेंस GCGA भी हो सकती है, GTAG भी हो सकती है। क्योंकि 5 लेंथ की कोई भी कॉमन एग्जिस्ट नहीं करती, तो 4 लेंथ की जो बनेगी इसके अंदर से वो ही मैक्सिमम होगी, और वो दो बनती हैं इसके अंदर से, तो वो दोनों ही लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस कहलाएंगी, जिनमें एक GCGA है और दूसरी GTAG है। क्लियर है ये पॉइंट? इसका क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। Okay. So now finding the longest common subsequence should enumerate all subsequences of x, which would be 2 power m, and all subsequences of y would be 2 power n. Must search for hits and sort by length. This is an exponential algorithm. अब एक ट्रिवियल एल्गोरिदम ये हो सकता है कि अगर आपने दोनों के दरमियान से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है तो आपने जनरली थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालेंगे तो आपने एफएससी में सबसेट्स निकाले होंगे एक सेट के, याद है? जी सर। यस सर। जिसमें जी सर। फाई होता था पहला और फिर इसी तरह से। तो किसी भी सेट का अगर उसमें m एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 पावर m सबसेट्स बनते थे, और अगर उसकी लेंथ n है तो उसके 2 पावर n सबसेट्स बनते थे। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 2 पावर m सबसेट्स एक सेट के बना लें x के, और दूसरे के 2 पावर n बना लें, फिर आप उनमें से क्रॉस मैच करें कि इनमें से आपस में कौन से सेट्स हैं जो मैच करते हैं। ये एक ट्रिवियल एल्गोरिदम हो सकता है, बट दिस वुड टेक एक्सपोनेंशियल टाइम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x की लेंथ m थी तो आपने उसके 2 पावर m इज एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली y को आपने जब फर्दर ब्रेक डाउन किया 2 पावर n में तो 2 पावर n भी एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल टाइम कंज्यूम करने लग जाएगा। एक तो वैसे ही ये आपके पास फिर नॉन पॉलिनोमियल टाइम में चला जाएगा, और दूसरा दिस इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? यस